नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक वोट दिलाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए की लालच दिए जाने के प्रामाणिक आरोपों के बाद दर्ज उनके विरुद्ध एफआईआर के बाद कहा कि यह एफआईआर एक मंत्री द्वारा आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध सीधी चुनौती से जुड़ा हुआ है। उस स्थिति में जब भाजपा सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई, तब एक ही पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए की लालच दिए जाने से जुड़ा मामला सीधे तौर पर भ्रष्ट आचरण अपनाने की परिधि में आता है। लिहाजा भाजपा को चाहिए कि वह राजपूत की उम्मीदवारी पर वापस ले। आप लोग तो आ ही गए हो। 25 लाख रुपए की लालच का लालच होना चाहिए। तो वो कांग्रेस में ही रहते। उन्होंने उनके उन दिवंगत पिता को, जिनकी मैं खुद बहुत श्रद्धा रखता हूँ, उनकी आत्मा को अशांति दी है, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस और भाजपा आतंकवादी संगठन है। यदि उनका बेटा उन्हीं की जमात में जाकर बैठ जाता है तो आप उसे कांग्रेस ही मानते हैं। इसमें सर एक बात और चुनाव आयोग से ये सब मान जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जिन्होंने 18 सालों तक कांग्रेस को सींचा है वो लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो वास्तविक कांग्रेसी है, जो कांग्रेस को देने आया है, वो कांग्रेस, और जो कांग्रेस के लिए जीता है अपनी ज़िंदगी, वो कांग्रेस को धोखा नहीं देगा। और जो व्यवसाय के लिए आया है वो स्वतंत्र है। वो तो 200 पार कह रहे थे, 150 पे आ गए हैं। अब थोड़े दिन बाद कह देंगे हम 70 पे आ गए। 200 पार आप नहीं छापा था कि अब की बार 200 पार, तो अब की बार बंटा ढार 70 से ऊपर नहीं आएगी भाजपा। थैंक यू। कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के मीडिया सलाहकार, लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार पीयूष बबेले जी, मीडिया टीम के मेरे सम्मानित साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, सबसे पहले मैं आपको दशहरे की शुभकामना देना चाहता हूं, और आपसे भी मैं शुभकामनाएं, आप नहीं दे रहे तो भी लेना चाहता हूं कि आप हमें इस बात की शुभकामना दें कि राजनैतिक अहंकार के रावणों को हम लोग इस चुनाव में नेस्तनाबूद कर एक अच्छी सरकार दें। शॉर्ट नोटिस पर, हालांकि कई साथी इस संदर्भ में सुबह हमसे मिल चुके हैं, 3 महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिस पर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे। इस चुनाव की बेला में सबसे पहला प्रकरण अधिसूचना के बाद पहला और सबसे बड़ा जो सामने आया है कि सत्तारूढ़ दल के आर्थिक मामलों में विवादास्पद मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी के विरुद्ध एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने उस शिकायत को सही पाया और पुलिस को एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया। और कल राहतगढ़ पुलिस स्टेशन पर माननीय मंत्री जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला सीधी तरह कदाचरण और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जब निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे देश में विधानसभा के प्रत्याशी के खर्च की सीमा 40 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, उस स्थिति में
जो वीडियो गोविंद राजपूत जी का सामने आया है उसमें वे एक पोलिंग पर उन्हें सर्वाधिक वोट मिलने पर 25 लाख रुपए की आर्थिक लालच दिए जाने का प्रलोभन कर भ्रष्ट आचरण की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। जब 40 लाख रुपए की सीमा खर्च की है और एक मंत्री एक बूथ पर 50 लाख रुपए देगा तो हमारा वो आरोप तो स्वतः साबित हो रहा है कि पूरी सरकार भ्रष्ट है और काले धन का उपयोग माननीय कमलनाथ जी की 2020 में सरकार गिराने में किया था और उसी काले धन से बिके हुए गोविंद राजपूत अब मतदाताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं 25-25 लाख में। हम आभारी हैं चुनाव आयोग के कि उसने बड़ी हिम्मत के साथ एक भ्रष्ट मंत्री के काले धन पर प्रहार करते हुए उसके उपयोग को सही पाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। हम उसके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, मगर निर्वाचन आयोग से भी हमारी प्रार्थना है कि वह अपनी कार्यशैली को इतनी निष्पक्षता से संचालित करे कि जो पूरा देश और पूरा प्रदेश निर्वाचन आयोग पर बड़े विश्वास की निगाहों से देखता है, उसकी पारदर्शी कार्यशैली उनके विश्वास के प्रति और ज़्यादा हमें समर्पण के लिए अग्रसर करे। हम निर्वाचन आयोग से प्रार्थना करना चाहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय की इस संलिप्तता के बाद उनने क्या निर्णय लिया वो भी सार्वजनिक हो, अन्यथा इस तरह के राजनैतिक अपराधी लोकतंत्र की पवित्र आत्मा जो आचार संहिता है उसको अपने पैरों तले रौंदते रहेंगे और मतदाताओं को खरीदते रहेंगे। एक सरकार की ओर निर्लज्जता सामने आई है कि एक दलित बेटी निशा बांगरे जिनका नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की रिस्क लेते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा की एक लंबी यात्रा उन्हें तय करनी थी, उन्होंने उस यात्रा को त्याग कर राजनीति में आने की जो इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन करूंगी या भाजपा को ज्वाइन करूंगी, उन्होंने उस पथ को चुनने के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया, अन्यथा वो कमिश्नर पीएस तक होती, मगर उस सर्व सुविधा की नौकरी को छोड़कर उन्होंने इस कटीले रास्ते को चुना। सरकार को यह अंदेशा था कि कहीं ये राजनीति में आकर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ लेंगी, छोटी मोटी विभागीय जांच का बहाना बनाकर उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद, जिसकी समय सीमा कल सोमवार 23 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी, तब तक सरकार को उनके इस्तीफे पर निर्णय लेना था। सरकार ने वो इस्तीफा स्वीकार न कर उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है, उन्हें मानसिक वेदना दी है, निशा बांगरे जी की धैर्य की परीक्षा ली है और कल यदि आदेश वो जारी करना था तो जो आज सार्वजनिक आदेश जारी हुआ है मंगलवार को, उस पर डेट कल की ही डली हुई है। तो कल जारी क्यों नहीं हुआ? जब रात को 12 बजे 1 बजे लेन देन के बाद आप अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो निशा बांगरे जी की उस त्यागपत्र को स्वीकार करने की सूचना कल क्यों जाहिर नहीं की? ये सरकार की दुर्भावना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि विसंगति है। कल उस त्यागपत्र को स्वीकार किया और आज जारी इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार कल घोषित कर चुकी है, यानी सरकार को कांग्रेस के प्रत्याशी और निशा बांगरे जी से इतना भय था, एक सीट की हार जीत से मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर आपकी सोच इतनी निर्लज्जतापूर्ण होगी, हमको उम्मीद नहीं थी कि एक तरफ आप फोटोवादी प्रचारवादी दृष्टिकोण लाते हुए मुख्यमंत्री के सरकारी निवास में राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, कन्या भोज जो उनके पैर छूकर फोटो छपवा रहे हैं, दूसरी तरफ एक बेटी का इस्तीफा स्वीकार हो जाने के बाद भी आपने उसको सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि आपको उससे खतरा है। तो यह आपके नारी सम्मान
को लेकर जो पूरी विचारधारा की एक धारणा है वह प्रदर्शित होती है कि आपका नारी सम्मान कितने ओछेपन में, कितने निर्लज्जतापूर्ण निर्णयों में शामिल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में कही थी कि जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उसको मैं 51,000 रुपये दूंगा। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी काले धन से मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोट खरीदेगी। और अभी तो चूंकि नामांकन की प्रक्रिया में बड़े नेताओं ने अभी शिरकत नहीं की है, फॉर्म नहीं भरे हैं, बाद की स्थिति क्या होगी कि जब बूथ पर 25-25 लाख रुपए से वोट खरीदने की बात हो रही हो तो ये भ्रष्टाचारियों का मंत्रिमंडल इतना पैसा कहां से लाया, उनके मसीहा शिवराज सिंह जी को बताना चाहिए। ये कन्या पूजन का ढोंग अब नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी आपको बताना पड़ेगा कि आपके एक एक मंत्री 25-25 लाख यदि बूथों में देंगे तो वो पैसा कहां से आया। कैलाश विजयवर्गीय की इस टिप्पणी पर जो हम लोगों ने सार्वजनिक की थी, इलेक्शन कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर से रिपोर्ट मांगी है। आज करीब एक सप्ताह से अधिक हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने उस पर क्या एक्शन लिया, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप इस मामले को उठाएं ताकि निर्वाचन आयोग भी उस बात का प्रबंध करे और वो जानकारी देश के प्रदेश के मतदाताओं को दे ताकि उसकी निष्पक्षता बरकरार रहे कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी निर्वाचन आयोग ने क्या एक्शन लिया। मैं वही निर्वाचन आयोग से प्रार्थना कर रहा हूं आप सबके माध्यम से कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। पूरा प्रदेश, पूरा देश उसको श्रद्धा के भाव से देखता है। उसकी निष्पक्षता, उसकी निष्पक्ष कार्यशैली दिखाई देनी चाहिए। और हमने अभी जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने परसों हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के विरुद्ध एक अनर्गल आरोप लगाते हुए कहा है कि कमलनाथ जी ने टिकट रुपए लेकर बेचे हैं। शायद इस देश का कोई भी नागरिक कमलनाथ जी के प्रति ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करेगा। और वे लोग जिनकी माली हालत मैं जानता हूं कि वो क्या थे, जिन्हें कई बार 50 हजारों बार मैंने पेट्रोल डलवाए होंगे उनकी गाड़ियों में, कई बार कपड़े सिलवाए होंगे, और मैं ओछेपन पे नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति माननीय कमलनाथ जी के लिए यदि इस तरह के आरोप लगाते हैं तो हमने वो शिकायत भी निर्वाचन आयोग को भेजी है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमने कैलाश विजयवर्गीय जी का वीडियो भी भेजा है निर्वाचन आयोग को, अखबारों की क्लिपिंग भी भेजी है जो उन्होंने कमलनाथ जी के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करते हुए झूठे आरोप लगाए हैं। अभा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुर्गा मां और उनके 9 रूपों वाले सभी देवियों को उनकी नवधा शक्ति और श्रद्धालुओं की नवधा शक्ति को प्रणाम करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश के हर निवासी को, देश के हर निवासी को दुर्गाष्टमी की मैं मन की गहराइयों से शुभकामनाएं देती हूं। और आज बहुत ही गंभीर विषय से पत्रकार वार्ता शुरू करूंगी और उसके बाद एक बड़े ही हास्यास्पद विषय पर लेकर आऊंगी। दिल्ली की तरफ से थोड़ा सा रुख करेंगे तो दिल्ली 22% आदिवासी बहन भाइयों की आबादी वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश आदिवासियों के उत्पीड़न और शोषण में नंबर 1 स्थान पर है। पूरे देश में आदिवासियों के प्रति जो जुल्म और सितम का दौर है, जो अत्याचार और अपराध का दौर है, शिवराज सिंह सरकार के 18 साल के कार्यकाल में उसने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। और अपनी बात में आदिवासी भाई बहनों को आप सभी के माध्यम से ये कहते हुए शुरू करना चाहती हूँ कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो कांग्रेस लाएगी तेरे लिए उतार कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजारे जाएंगे, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो हम लाएंगे उतार कर।
दिल्ली से आता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, कोई और काम उसे आता हो न हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, मोदी जी का मूल मंत्र है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, शानदार बोलो। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी याद दिलाने का काम करती है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो कल आए थे ग्वालियर में सिंधिया स्कूल मोदी जी, और असली जो वस्तु स्थिति है 39 लाख बेरोजगार नौजवानों की, लचर पस्त पड़ी शिक्षा व्यवस्था की, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। 9 टास्क दे गए वहां के विद्यार्थियों को। तो क्या टास्क हैं और किस तरह से पूरी तरह से झूठी टास्क हैं, ये मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। पहली टास्क उन्होंने दी कि जल संरक्षण कीजिए। अरे भाई, आप तो गंगा पुत्र थे, नमामि गंगे में 20,000 करोड़ रुपया आपने लगाया, और उसके बाद सारी तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि गंगा माँ का जल और विषाक्त हो गया, नालों का प्रवाह और ज्यादा बढ़ गया, और गंगा जल अब सेवन करने पीने लायक नहीं बचा आपने। और इसके साथ साथ 18% का जीएसटी भी आपने गंगा जल पे लगा दिया। डिजिटल लेन देन की बात कर रहे हैं कि गांव में जाइए, गांव वालों को सिखाएं विद्यार्थी। और ये नहीं बताया मोदी जी ने कि मध्य प्रदेश में 89% स्कूल ऐसे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, 57% स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। और यूनेस्को की रिपोर्ट ये बताती है कि मध्य प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा जो है, उसके मामले में मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। फिर बोले स्वच्छता में नंबर 1 है। अरे ये नहीं बताया, इंदौर चलिए स्वच्छता में नंबर 1 है, बहुत अच्छी बात है, पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। छोटी नाबालिग बच्चियों के अपहरण और उनके यौन शोषण के मामले में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। कुपोषण के मामले में 1 पर है मध्य प्रदेश। बच्चों की मृत्यु दर के मामले में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। महिलाओं की और बच्चियों की किडनैपिंग के मामले में है नंबर 1 पर मध्य प्रदेश। ये मोदी जी बताना भूल गए। फिर उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया। अरे योग दिवस पर जो मैट बिछाते हैं, दरी चटाई बिछाते हैं, वो भी चीन से मंगवाते हैं। अब आप क्या मेक इन इंडिया की बात करेंगे? जो चीन का निर्यात है, इंपोर्ट है भारत में, मनमोहन सिंह जी के यूपीए के कार्यकाल में 2,71,000 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर मोदी जी ने 5,73,000 करोड़ का कर दिया। 70% की वृद्धि लेकर आए और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को मेड इन चाइना बना दिया। कहते हैं पहले भारत घूमो। अरे चप्पल पहन के हवाई जहाज में तो कोई क्या उड़ेगा। आपने 22 अक्टूबर के दिन रेलवे का किराया तक 15% का बढ़ा दिया है। कैसे जाकर भारत घूमेंगे? नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। और जो 45 लाख किसान मध्य प्रदेश के बैठे हैं जिनकी सोयाबीन की फसल खराब हो गई, उनका मुआवजा देने की तो दूर बात है, शिवराज सिंह चौहान सर्वे तक नहीं कर पाए। कह रहे हैं मिलेट्स को अपनाइए। अरे गेहूं और धान का एमएसपी तो दीजिए। त्राहिमाम कर रहा है किसान। कांग्रेस कह रही है 2500-2600 देंगे, 3000 तक ले जाएंगे कार्यकाल में। आप मिलेट्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स और योग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फिट रहिए। पोषण ट्रैकर कहता है कि मध्य प्रदेश में 66 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 51% बच्चे कुपोषण के कारण बौने हैं। और आप स्पोर्ट्स और योगा की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, सच्चाई, अपना आईना देखिए थोड़ा मोदी जी। और आप कह रहे हैं कि एक गरीब की मदद करे हर व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है लाइन में, उसके आंसू जरूर पोंछने चाहिए। पर मुझे बताइए कि जो विश्व गुरु बनाया है भुखमरी में आपने, जो 125 देशों में 111वें नंबर पर आज भारत पहुंच गया है, इतनी गरीबी और इतनी भुखमरी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बता रहा है, और आपकी मंत्री मजाक उड़ा रही है। क्या वो सच्चाई आपको नहीं पता? तो कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ये उपदेश देने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए मोदी जी। धन्यवाद। हिंदू उत्सव समिति भोपाल द्वारा दशहरा चुल समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष संतोष साहू ने बताया कि यह जुलूस अपनी परंपरागत मार्ग से निकाला जा रहा है, जिसमें झांकियां, अखाड़े और बाहर से आए बैंड बाजे विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। समिति के महामंत्री सुबोध जैन ने बताया है कि दशहरा हमारा राष्ट्रीय पर्व है और यह पर्व राष्ट्रीय एकता सौहार्द के साथ सभी समाज मिलजुल कर मनाते हैं और उससे राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। ये जो चल समारोह है दशहरा के दिन निकाला जाता है शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, क्या इसकी खासियत है और क्या इसका इतिहास है? देखिए, ये दशहरा हमारा समाज का, हिंदू समाज के भोपाल का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का एक दशहरा जो है, भोपाल का सबसे पुराना दशहरा है। 1892 से ये शुरू हुआ था, हमारे पूर्वजों ने किया था। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आज हम दशहरा भव्य रूप में मनाते हुए चल रहे हैं।
और ये दशहरा जो है अपने परंपरागत मार्ग से ये बांके बिहारी मंदिर से उठता है और इसके करीब गुलियादाई के मोहल्ले से रावण उठता है जिसकी पूजा होती है गुलियादाई के मोहल्ले में, और वो जुलूस में शामिल होता है और फिर ये विजय भूमि चोला दशहरा मैदान के लिए प्रस्थान करेगा। लगभग कितनी झांकियाँ इसके अंदर सम्मिलित होंगी? इसमें देखिए 9-10 झांकियाँ हैं। भगवान राम का रथ है, रावण का रथ है, सीता वाटिका है और आपके मेघनाथ कुंभकर्ण का रथ है, धर्मगुरुओं का रथ है और बैंड हैं। बाहर के बैंड बनाए हम लोगों ने, आनंद बैंड है, ये देवास से आया सत्य साईं बैंड है। तो इस तरीके से आयोजन को भव्य रूप प्रदान करने का पूरा भरपूर चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप महामंत्री हैं, बहुत बड़ा दायित्व होता है महामंत्री का। देखिए क्या होता है, ये राष्ट्रीय एक त्यौहार है हमारा दशहरा, और हम इस पे इतना ही कहना चाहेंगे कि साहब हम राष्ट्र की एकता अखंडता को सब मिलकर अगर कायम रख सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए ये असत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक त्यौहार दशहरा होता है। आज के दिन हम सब संकल्पित हों कि हिल मिल के जो भी हमारे समाज के, गैर समाजों के, सबके जो भी त्यौहार होते हैं उन पे अगर हम राष्ट्रीय एकता का परिचय दें और मिलजुल कर त्यौहार मनाएं तो इससे अच्छी कोई बात इस देश के अंदर संदेश नहीं हो सकता। आपको परिचय देंगे। सुबोध जैन, महामंत्री हिंदू उत्सव समिति भोपाल। समारोह निकाला जा रहा है हिंदू उत्सव समिति की ओर से, क्या ये समारोह है और कितने सालों से निरंतर निकाला जा रहा है? मैं अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति। ये चल समारोह नवाबी शासनकाल से चलता आ रहा है और अभी भी हम सब लोग हिंदू समाज के सभी लोग जो है इसमें सबकी सहभागिता रहती है और हम सब इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। आज दशहरे पर्व की मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अभी यहाँ से बांके बिहारी मंदिर से चल समारोह प्रारंभ हो गया। हर वर्ष यहीं से प्रारंभ होता है। भगवान राम की पूजा के साथ ही आरती होकर के यहाँ से चल समारोह प्रारंभ होगा। जो चल समारोह कहाँ से कहाँ तक होगा और क्या रूपरेखा? ये चल समारोह यहाँ से बांके बिहारी मंदिर से प्रारंभ होकर के यूनानी सफ़ाखाना रोड, इब्राहिमपुरा, चौक बाज़ार, कपड़ा मार्केट, सुभाष चौक पर रामेश्वरम पूजा की जाती है। वहाँ से लोहा बाज़ार होकर के बस स्टैंड, पुराने शहर में लगभग सभी जगह ये पुराने शहर का मतलब ये प्राचीन सबसे पुराना दशहरा का हाल ही में आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुन के आए हैं, इस बार क्या कुछ विशेष होने वाला है आपके? इस बार विशेष तो यही रहता है कि हम जो है उस उत्साह से इसको मना रहे हैं और सभी शहर के गणमान्य नागरिक इसमें सहभागिता रख रहे हैं और इसमें बाहर से बैंड बुलाए गए हैं, ढोल कांसा पार्टी है, झांकियां हैं। किस प्रकार की झांकियां हैं? जैसे राम जो रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण, सीता वाटिका, इस तरह और रावण दल, राम दल, इनके द्वारा अलग अलग झांकियां प्रस्तुतिकरण के साथ ही हम ये चल समारोह यहाँ से हर वर्ष निकालते हैं और इस वर्ष इसमें कुछ झांकियों के साथ अन्य भी आकर्षकता केंद्र रहेंगे, अखाड़े रहेंगे। अखाड़े हमारे जो है हिंदू समाज के जितने भी अखाड़े हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। किस तरह से समाज जन को और यहाँ के रहवासियों को किस तरह से समर्थन मिलता है इस? हमें सभी का सहयोग मिलता है और हम ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से संपन्न करते हैं। टिकट कटने से शुभ विधायक पंचलाल प्रजापति एवं उनकी पत्नी पूर्व विधायक पन्नाबाई प्रजापति ने भाजपा के नेताओं से पूछा कि उनका गुनाह क्या था जिसकी वजह से टिकट काटी गई। इस दौरान विधायक के दंपत्ति फफक पड़े और पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर दूसरे दल से आए व्यक्ति को टिकट दी गई। विधायक ने खुद को मूल भाजपाई बताते हुए अन्य नेताओं को आयातित बताया और कहा कि वे असली भाजपाई हैं, जिन्हें टिकट मिला है वे नकली भाजपाई हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वे भाजपा के विरोध नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रची गई है और इसमें किसी बड़े नेता का हाथ है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा गया कि जिसकी ये साजिश है वह जल्द ही सामने आ जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने नामांकन फॉर्म लिया है और भाजपा से ही पर्चा दाखिल करेंगे। इसके बाद यदि टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस दौरान उन्होंने किसी दूसरे दल में जाने की बात नहीं की।
हमारी मजबूरी है कि हमको मैदान में उतरना पड़ेगा और मैं जनता से न्याय के लिए जाऊंगा। हम किसी दल से नहीं जाऊंगा, सिर्फ दिल से जाऊंगा। अगर निर्दलीय उम्मीदवार में लड़ेंगे तो कितनी कामयाबी आपको मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है जो आपने कहा कि किसने ऐसा किया किसने, ये सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। कहते हैं कि लाख छिपाओ छिप नहीं सकता, राज है इतना गहरा और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो असली नकली चेहरा की बात को बता देता है। परंतु एक बात हम और कह देना चाहते हैं, कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए जो पाइन तरी हो, कबहू उड़ आंखिल पर वीर घने हो। लोग जो दूर माटी लेके समझ रहे हैं, तो कभी ऐसा भी दूर उठ के पड़ेगा कि आंख भी फूल जाएगी। अरे आप तो फूल थे 96-98 में, तो पहले आप ही ने फूल खिलाया था जी। 98 में तो आप ही कभी फूल नहीं खिलता था, ऐसी परिस्थिति में हमने फूल मैं मतगणना और एक हमारे नस नस में रग रग में भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए मैंने आग्रह किया कि ये जिनको टिकट मिल रहा है ये कब के सदस्य हैं, कितने पुराने सदस्य हैं और हमारा कौन से दोस्त था, कौन सी हमने ऐसी गलती कर दिया कि हमारे साथ इस तरह से घात किया गया। जिस तरह से बकरीद के समय में बकरे को जब पहले खिलाया पिलाया जाता है और पिला करके वध किया जाता है, इस तरह से अभी तक मुझे आश्वासन मिलता रहा बस आप ही का है, आप अगर महिला हो जाएगी तो विधायिका जी का है। इसी तरह करके भ्रम में डाले रहे और अंतिम समय में मझधार में ला करके मुझे छोड़ दिया गया। इस कारण से मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा और जनता के बीच में भी निवेदन करूंगा कि मुझे ये बात बताई जाए। और मैं भंवरलाल प्रजापति। जी, आज क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आज मुद्दा ये है, भंवरलाल प्रजापति समाज का अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त अध्यक्ष हूँ। जो कि बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, प्रजापति समाज को अनदेखा किया जा रहा है और इसके साथ ही पंचूलाल प्रजापति 7 बार विधायक रही हैं, उनकी पत्नी भी रही है। पिछली बार 23,000 वोटों से जीत के आए थे, इसके बाद भी उनका टिकट काट दिया। क्या वजह मानते हैं टिकट काट? ये मजे मानते हैं कि ये पार्टी पैसे वालों की और हम लोगों को प्रजापति समाज को अप्लाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि उन्होंने ये सोचा कि अब ये जीत के आएंगे तो मंत्री बनाना पड़ेगा। मंत्री बनाने की बात तो छोड़ो, आप उनको विधायक का टिकट भी काट दिया क्योंकि उनकी पत्नी भी रही है। तो हम प्रजापति समाज की ओर से राजेश प्रजापति का भी टिकट काट दिया। राजेश प्रजापति का भी चंदला से टिकट काटा है, छतरपुर चंदला से, जो कि उनके पापा भी विधायक रह चुके हैं, आरडी प्रजापति और राजेश प्रजापति, उनका भी टिकट काट दिया। तो ये बीजेपी क्या चाह रही है? मतलब समाज के अध्यक्ष होने के नाते क्या मांग करेंगे सरकार से? और क्या हम तो ये मांग करेंगे कि भाई इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्यों कि हमारी समाज को अनदेखा करा है। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग प्रजापति समाज के लोग 35 लाख से ज़्यादा हैं और पूरे देश के अंदर 5 करोड़ प्रजापति हैं। इसके बाद भी बीजेपी अनदेखा करती है, ना ही पार्षद का टिकट दे पाती है बीजेपी, ना पार्षद का टिकट देती है, ना सरपंच का देती है। जो लोग जीतने वाले हैं उनके ही टिकट काट रही है। कुल मिला के बीजेपी ये चाहती है कि हम प्रजापति समाज जो अन्य समाजें हैं हमारे पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, इनको दबा के रखना चाहती है। क्योंकि हम प्रजापति समाज इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले टाइम में बीजेपी को टिकट नहीं दिया गया तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये होगी, सीधा साफ है, 35 लाख वोट हमको देने ही नहीं है बीजेपी को। क्योंकि हमारी समाज को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बहुत समाजों को इन्होंने दुख पहुँचाया और आगे भी पहुँचाएंगे, हमें भरोसा है। तो हम बिल्कुल सोच लिया है कि चुनाव के अंदर बीजेपी को अच्छा सबक सिखाना है हमें। लोगों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। आज मैं आप सब लोगों के बीच में पत्रकार वार्ता करने के लिए आया हूं। मैं पत्रकार बंधुओं से और समस्त लोगों से ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमको टिकट नहीं दिया गया तो मेरा क्या कसूर है? हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया गया
और मैं समझता हूँ कि जब से मैं जानने लगा, अपना होश आवाज संभाला हूँ, तब से भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। हमारे स्वर्गीय दाऊ मणिराज दाऊ थे, उन्होंने हमको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई और सदस्यता दिलाने के बाद मैं पार्टी में निरंतर काम करता रहा। और मुझे ये ऐसा वो हुआ कि अचानक हमारे ये जो है टिकट काट दिया गया, क्योंकि मैं लगातार 3 बार विधायक रहा। हम 98 में हम देवतलाव विधानसभा से निर्वाचित हुए, जबकि उस समय पार्टी में कोई विधायक नहीं चुना जाता था। 98 में जब हम चुन के आए, उसी समय हमारे रमाकांत तिवारी कांग्रेस से सदस्यता ली थी और वो चुन करके आए थे। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में बढ़त मतलब कई विधायक बनते चले गए। फिर इसके बाद हमारी 2 पंचवर्षीय में देवतलाव विधानसभा से रहा। फिर मेरा टिकट बीच में काट दिया गया। अब क्यों काट दिया, कैसे काट दिया, हमको ये मालूम नहीं। काटा हमारे श्रीमती जी को, जबकि श्रीमती जी हमारे घर की गृहिणी थी, क्षेत्र नहीं बांटती थी। टिकट काट करके हमारे श्रीमती जी को टिकट दिया गया। तो 2008 में मतलब 8 में जो है तो इनको विधायक बन गई। देने के बाद ये विधायक बनी। फिर दोबारा जब लड़ी तो वोट का रेशियो तो काफ़ी गया, परंतु थोड़े अंतर से मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे हारने वालों में से थी हमारी श्रीमती जी, हार गई। फिर इसके बाद पुनः हमें पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम सब समाज की सेवा और जन सेवा, जनताओं की सेवा हाथ गिनती जोड़ करके और हमने पुनः परचम लहराया। परचम लहराने के बाद आज एक इतिहास था कि रीवा जिले के अंदर सबसे अधिकतम मतों से जीतने वाला मैं हमारे नहीं आई। हमारी भारतीय जनता पार्टी के में उच्च नेता या जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आज तक ये हमसे ये नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आपकी ये गलती है और इस गलती के कारण आपका टिकट काटा गया। और जिसको दिया गया है, आप समझिए मैं 98 से चुनाव लड़ता था देवतलाव से, तो वो उस समय जो था बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचारक और कैडर पढ़ाता था। फिर बहुजन समाज पार्टी से तब टिकट नहीं मिली तो वो अपना दल में आए। एक कुशवाहा जी थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ आए और जब वो आए तो उनको भी टिकट नहीं मिला। अंतोगत्वा वो बेचारा ख़त्म हो गया। इन्होंने कांग्रेस पे आए। कांग्रेस में स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी जी के खेमे पे ये 3-4 साल रहे। अंतोगत्वा दादा भी टिकट नहीं दिला पाए और वो भी चले गए। फिर माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी के खेमे पे आए, ये भी उनके साथ काम करते रहे। फिर भी टिकट नहीं मिला, वो भी इस दुनिया से चले गए। अब ये छोड़ करके अभी 4-5 महीने पहले हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधायक है, अब इस समय तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने एक बताया कि एक पार्टी सदस्यता ली, पट्टा पहना करके उठी। परंतु अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कोई भी सदस्यता उनकी नहीं हुई। और ये भी शायद आप लोग पूछ सकते हैं हमारे अध्यक्ष जी से पार्टी के कि इनकी कब सदस्यता कराई। और आज वो व्यक्ति 4 दल बदल करके आया और आज इतना बड़ा महान हो गया जिसके कारण से टिकट दी गई। तो हम पार्टी के शीर्ष नेता, हम पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते कि कोई पार्टी का, मैं अपना ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं करेंगे सरकार से। जिस तरह से सरकार प्रजापति समाज को अनदेखा की है, हाल ही में बीजेपी ने मनगांव कैंडिडेट विधानसभा पंचूलाल प्रजापति जी का, जो कि पूर्व में 20,000 वोट से जीत के आए, आज उनका टिकट कट गया है। समाज के होने के नाते क्या अपील करेंगे? जी, मैं इतना कहूँगा, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमारे वर्ग के लिए निरंतर अनदेखा करा जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो अभी पिछले 70 सालों से जितनी सरकारें रहीं, उन्होंने पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना इसलिए नहीं कराई क्योंकि इन लोगों को अगर इनकी संख्या की जानकारी हो जाएगी, इनकी अपनी ताकत का मालूम पड़ जाएगा, तो ये अपने अधिकारों को मांगेंगे। और हो भी ये रहा है, चाहे ये जनगणना कराएं या ना कराएं, लेकिन हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपनी ताकत को पहचान रहे हैं
लेकिन ये हमारी ताकत को अनदेखा कर रहे हैं। इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। अगर टिकट में संशोधन नहीं होता तो समाज आगे क्या निर्णय लेगा? समाज अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेगी, निर्दलीय अपने उम्मीदवार को खड़ा करके हम अपने प्रत्याशी को जिता कर लाएंगे। इतनी ही ताकत है हमारे पास। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम प्रकाश जाटव है और हमारा जो प्रजापति समाज जो है मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओबीसी में आता है और कई क्षेत्रों में एससी में आता है। तो हम दोनों ही वर्गों की तरफ से आपसे अपील करेंगे, आपके द्वारा सरकार से अपील करेंगे और पार्टियों से अपील करेंगे कि हमारे लोगों का अनदेखा नहीं करा जाए, नहीं तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। नारायण जाटव, हमारी सबसे पहली पार्टी से ये मांग है कि ये जो पैसों के बल पे लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं, इतने सीनियर लीडर लगातार 6-6, 7-7 बार विधायक की जीत बन रहे हैं और पार्टी के लिए मतलब पूरा जीवन एक तरीके से समर्पित किया है, लेकिन इन लोगों के भी टिकट जो है कि पार्टी काट रही है। सिर्फ मैं समझता हूँ या तो बहुत ज़्यादा पैसा कोई दूसरा दे रहा है इनको, तो टिकट इसका या तो ये बेच रहे हैं टिकट। तो ये जो है सिस्टम जो है पूंजीवाद नहीं होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को, सभी समाजों को उनके अनुपात में। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों को समय पर और उचित दामों में अच्छा इलाज मिले, यही हमारे अस्पताल का मुख्य उद्देश्य है। लोगों ने इलाज को अपना पैसा बना लिया है, यह सही नहीं, ये कहना है विंध्य दांतों का अस्पताल एवं आर्य ऑप्टिकल सेंटर के डॉक्टर SP सिंह और सहयोगी डॉक्टर प्रियंका पटेल का। वैसे तो पेशेंट रिव्यू ले सकते हैं। नाम बताइए। प्रियंका। क्लिनिक का नाम? विंध्य दांतों का क्लिनिक एवं आर्य ऑप्टिकल सेंटर। किस किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है? क्या क्या है यहाँ पे? हमारे पास सभी प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। दांतों से रिलेटेड सभी प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे दांतों में फिलिंग करना, स्किन सफाई करना, दांतों के मसाले भरना, दांतों में रूट कैनाल करना, कैपिंग करना, इम्प्लांट, फ्रैक्चर, ट्रॉमा, जो भी जितने भी दांतों से रिलेटेड बीमारियां रहती हैं सभी प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? दांतों का एक्सरे किया जाता है? दांतों का ट्रीटमेंट में जैसे हम डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले हमें एक्सरे लेना पड़ता है, उसके माध्यम से हम बेटर ट्रीटमेंट बता सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को सुविधा हो और ट्रीटमेंट में भी आसानी होती है और अच्छे से अच्छा काम होता है। किस प्रकार के पेशेंट इस समय पे देखने को मिल रहे हैं आपको? इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के दांतों में कैरीज लगी रहती है, या फिर ज़्यादातर लोग अभी स्मोकिंग, गुटखा और ये सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से दांतों में स्टेन्स, कैल्कुलस, प्लाक सब प्रेजेंट रहते हैं, तो हमें क्लीनिंग वगैरह करनी रहती है। विंध्य दांतों क्लिनिक में किस प्रकार की सुविधाएं हैं? क्या देख के पेशेंट आते हैं? हमारे पास सभी प्रकार के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जो हमारे पास विशेषज्ञ हैं, इंडोडोंटिस्ट हैं और पीडोडोंटिस्ट हैं, एंडोडोंटिस्ट हैं और
अपने और ऑप्टिकल फेशियल में आपने मैक्सिलोफेशियल सर्जन है इस इसमें प्रकार आपने के। आर्य ऑप्टिकल भी डाला है, तो ऑप्टिकल का क्या कार्य होता है? ऑप्टिकल में हमारे यहाँ विशेषज्ञ आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं जो चेकअप करते हैं दांतों का, आँखों का, और चेकअप के बाद अपन यहाँ पे हमारे यहाँ चश्मे बनाए जाते हैं सभी प्रकार के, नंबर वाले, विदाउट नंबर वाले, और जिस भी प्रकार की बीमारियाँ रहती हैं वो हम बता दिया जाता है। कितने वर्षों से आप संचालित करती आ रही बिंद है दांतों का अस्पताल? ये अभी हमारा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। हम वर्किंग तो हम काफ़ी दूसरे जगह पे थे, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है जहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या अपील करेंगे हमारे दर्शकों को, यहाँ के भोपाल दर्शकों से अपील करेंगे कि हमारे बिंद दांतों की क्लिनिक में आएँ और अपने जो भी दांतों से रिलेटेड या आँखों से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं उनका समाधान करवाएँ। हमारे यहाँ सभी प्रकार के विशेषज्ञों के माध्यम से अच्छे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। आपका राम नरेश पटेल। क्लिनिक का नाम इनके क्या है? बिंद दांतों का किस अस्पताल। प्रकार का इलाज होता है बिंद दांतों का अस्पताल? बढ़िया होता है। किस किस प्रकार के इलाज होते हैं? सब अच्छे इलाज होते हैं, जो जैसा रहता है सब अच्छे होते हैं। पेशेंटों को आराम मिलता है। आपने भी दिखाया पूर्व में, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या समस्या थी आप? दांत में दर्द अब ठीक लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है। मैडम नहीं देखा था? हाँ मैडम नहीं। क्या नाम है मैडम का? प्रियंका पटेल। आपका नाम क्या है? राम नरेश। कमलेश यादव। कब क्या हुआ था, क्या समस्या? मैं परसों के दिन आया था, तो मेरे क्या दांत में दर्द था करीबन 3 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले। तो परसों के दिन आया था, मैंने अपने दांत का ट्रीटमेंट कराया है। तो मुझे जब मतलब मैंने परसों के दिन कराया तो आज तक मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे दांत में कुछ हुआ था। तो अभी मुझे इतना आराम है कि मुझे मतलब ज़रूरत ही नहीं कुछ कराने की। लेकिन फिर मैं सोच रहा ऐसा ना हो कि आगे कुछ और दर्द बढ़े, इसलिए पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ। कौन सी क्लिनिक में कराया? मुझे तो नाम ही नहीं मालूम। मैडम क्या कराया था? हाँ मैडम यहाँ कराया। ठीक है, नाम बता दो अपना। कमलेश यादव। राजधानी भोपाल में आज दशहरा मनाया जा रहा है। कोलार, छोला, अशोका गार्डन, टीटी नगर समेत 30 से ज्यादा स्थानों पर बड़े स्तर पर रावण दहन कार्यक्रम होगा। कोलार के बंजारी दशहरा मैदान में 105 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आकर्षक आतिशबाजी भी होगी और पुराने शहर में हिंदू उत्सव समिति दशहरा चल समारोह भी निकलेगा। मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण के जो पुतले बनाए, ये कब से बना रहे हैं आप और क्या? पहली बात है, मैं भोपाल शहर वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मैं हिंदू उत्सव समिति, भोपाल हिंदू उत्सव समिति का सदस्य हूं। हम दशहरा जो मनाने जा रहे हैं, 136वां वर्ष मनाने जा रहे हैं भोपाल का। जी, तो कब से आप ये रावण बनाने का? 136वां वर्ष हो रहा है। मेरे दादा बनाया करते थे, फिर मेरे पिताजी और बड़े पिताजी बनाते थे, आज मैं बना रहा हूँ। इसके बाद मेरे चौथी पीढ़ी में मेरे दिनेश और जोगेश बना रहे हैं, 5वीं पीढ़ी में पोता और लग गया है काम करने। इसलिए कि ये हमारा धरोहर है। दशहरा राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मनाया जाता है। और आपने और भी रावण बनाए हैं, कितने इस साल कितने रावण बनाए? भोपाल में लगभग 23-24 दशहरे बड़े होते हैं और बाकी छोटे दशहरे होते हैं। इसमें 100-125 रावण जलते हैं। इसमें 40-45 पुतले मैंने बनाए हैं, 40 मेरे भाई लगते हैं उन्हें बनाए, बाकी की ज़रूरत लोगों ने, हमारे शागिर्द जो काम कर रहे हैं, काम सीख के गए, वो बना रहे हैं। महंगाई काफ़ी है, 20 से 25% महंगाई बढ़ी है। बांस पे, रद्दी पे, सूत पे और वाटर प्रूफ वो फ्लोट सेंट पे पैसे, सब पे पैसे बढ़े, 20 से 25% पैसे बढ़े हैं। इससे तो बहुत ही कम मार्जिन मिला होगा। मार्जिन कम मिला है, वो इसलिए करना पड़ता है कि हमारा जो हम परंपरा निभाते चले आ रहे हैं उसको देखना पड़ती है कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों का जो नाम चला आ रहा है वो उसी को नाम को कायम करते हैं। आज भी जो समिति है उस हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि अपना हिंदुओं का त्यौहार है, इसको बड़े अच्छे स्वभाव से बनाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है लोगों को। सिर्फ आपके बुजुर्गों का नाम चलता रहे इसलिए हम काम करते रहते हैं। इसको मतलब बेनिफिट नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी परंपरा निभाते हैं और नाम चलता रहे। सरकार से कोई हमें कोई अनुदान या अपेक्षा कुछ भी नहीं मिलती। जबलपुर में विजयदशमी दशहरा पर्व को लेकर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार, सुमन जबलपुर जोन आईजी उमेश रजोगा,
जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह समेत जबलपुर के तमाम पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जहां विजयदशमी दशहरा पर्व के मौके पर शस्त्र पूजन का पौराणिक महत्व है, जिसको लेकर प्रतिवर्ष दशहरा पर्व के दौरान शस्त्र पूजन और पुलिस वाहनों का पूजन लाइन ग्राउंड में किया जाता है, जहां जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जबलपुर आईजी उमेश जोगा, जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने जबलपुर के नागरिकों को विजयदशमी दशहरा पर्व की शुभकामनाएं प्रेरित की हैं। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वैश्वाप्रे परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो तत्र गच्छ हुताशनः। भैया थोड़ा सा देखिए, आज दशहरे के दिन जो जबलपुर पुलिस लाइन है, आज यहाँ पर शस्त्र पूजन किया गया है, जो हमारी एक पारंपरिक हमारी एक प्रैक्टिस है, और उसमें आज सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी स्टाफ उपस्थित थे, और जबलपुर पुलिस की तरफ से सभी जबलपुर वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय और भी जो है सुखमय और शांतिपूर्वक निकलेगा। देखिए, शस्त्र पूजा तो हर साल हम लोग करते हैं, और आज ये जबलपुर में पहली है, तो मेरी तरफ से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेहतर पुलिसिंग और एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर क्राइम की सिचुएशन सभी को प्रोवाइड करें। दशहरे के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से, मोर्चाबंदी कर रहे हैं? देखिए, कल हमने कलेक्टर साहब और हमारी पूरी टीम ने भ्रमण किया था आज के जो जुलूस हैं, और लगातार क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लोगों का भ्रमण बना रहता है रात भर, और मूवमेंट रहता है। उसके अलावा जो आने वाले चल समारोह में सभी की तैयारी प्रॉपर्ली की गई है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है, हमारे पास CF-PF भी अवेलेबल है, उसके अलावा CCTV और अन्य तरीक़ों से जो असामाजिक तत्व हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है, और इंश्योर किया जाएगा कि सारे जो समारोह हैं, सभी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाएँ। रूट डाइवर्ट किए गए हैं? देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ पर रूट डाइवर्जन की आवश्यकता होती है वहाँ रूट डाइवर्जन किए गए। मध्य प्रदेश अंतर्गत जबलपुर मंडलांतर्गत शिविर पुलिस लाइन नाम के ग्राम में बौद्धावतारी नल नाम संवत्सरे मासा नामा सोच में उत्तर शस्त्र पूजन यहाँ पर किया गया है, इस तरीके से ये परंपरा है पुलिस लाइन में कि हर दशहरा को हम लोग शस्त्र पूजन देवी माँ की आराधना करते हैं यहाँ पर, और ये सबकी सुख शांति के लिए है, खास करके सभी जनता, आम जनता सुखी रहे, और हमारे कर्मचारी जो है कभी इसका जो शस्त्रों का इस्तेमाल किसी बेकसूर पे ना किया जाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद वाहनों का भी पूजा, जो हमारे साथ वाहन लगातार चलते रहते पूरे साल में, तो हम लोग को सुरक्षित वाहन रहने के लिए उसका पूजा होता है। फिर उसके बाद सभी लोगों से मिलकर हर्ष फायर भी किया। हाँ, हर्ष फायर ये भी एक परंपरा है, जो आवाज़ी कारतूस का फायर किया जाता है, ताकि उसका पुलिस अधीक्षक ने और DIG साहब ने किया था। जबलपुर पूरे देश में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में बंगाल की दुर्गा पूजा का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में संस्कार धानी जबलपुर में बुधवार को बंगाल की दुर्गा पूजा का नजारा देखने को मिला। सिटी बंगाली क्लब में विजयदशमी के मौके पर मां भगवती को विदाई दी गई। इस मौके पर बंग समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां भगवती को विदाई दी और अगले साल फिर आने का निवेदन किया। वहीं जबलपुर के ऐतिहासिक दशहरा चल समारोह की धूमधाम से शुरुआत होगी। सिटी बंगाली क्लब भी उन्हीं में से एक है, जहां कई दशकों से पूजा अर्चना का भव्य आयोजन होता है। 9 दिन मां दुर्गा की आराधना में लीन समाज के लोग आखिरी दिन यानी दशहरा को माता रानी को विदा कर विसर्जन करते हैं। उससे पहले यहां सिंदूर उत्सव मनाया जाता है। अच्छे से देखो मैडम।
नहीं दिखा, थोड़ा झुको ना, थोड़ा सीधे करो, रुको रुको। अंकल अंकल थोड़ा सा देखा ना हाँ देखिए ना, बस बहुत बढ़िया। नहीं देखा जाता, चलिए इसको दिख गया, वेरी गुड।